आज अंश अपने ऑफिस भी नहीं गए थे, लेकिन अर्जुन और नितिन जो कि अपने काम पर निकल चुके थे। सबको इस वक्त लिविंग रूम से हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैमरा, दामिनी, विवेक मेहरा और समायरा बैठी हुई थी और वहीं आसपास कुछ पुलिस वाले। समायरा के शरीर में हल्की कंपन नजर आ रही थी, जिसे दामिनी उसके बगल में आकर बैठते हुए धीरे से उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, रिलैक्स हो जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम सिर्फ तुमसे थोड़ा बहुत सवाल करेंगे। और यहाँ पर तो मैं किसी से भी। और ये बोलते बोलते वो विवेक मेहरा की तरफ देखते हुए कहती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दिल जो कह रहा है तुम बिल्कुल उसी तरह से जवाब देना, ठीक है ना। समारा जो धीरे से अपने सर को हाँ में हिला ली थी, लेकिन अभी भी उसका चेहरा जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ नजर आ रहा था। दामिनी अब अपनी जगह पर आकर के बैठ चुकी थी और सवाल करना विवेक मेहरा से शुरू होता है। विवेक मेहरा अपना पहला सवाल रखते हुए कहते हैं, तो मिसेस समायरा मल्होत्रा, आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी कैसे हुई थी, क्या आपकी मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती से। दामिनी को इस बात का अच्छे से अंदाज़ा था कि विवेक मेहरा कुछ इसी तरह घुमा फिरा करके सवाल करेंगे कि समायरा उनकी बातों में फंस जाए। दामिनी जो धीरे से कहती है, बोलो समायरा, डरो नहीं। समायरा जो धीरे से कहती है, मेरी मर्जी से हुई थी शादी। और फिर वो उसी वक्त को याद कर रही थी जब ज़बरदस्ती उसके साथ उसकी शादी के लिए आसपास के सारे लोग फोर्स कर रहे थे, और साथ ही अंश मल्होत्रा भी। और वो अंश के उसी रूप को याद कर रही थी जो कि बिल्कुल उसे आज दोबारा से नजर आ रहा था अंश के चेहरे में। वही पुराने अंश, वही खौफ जो पहले समायरा हमेशा अंश से डरा करती थी, आज उसी तरह से वो दोबारा डरना शुरू कर दी थी। विवेक मेहरा अपना दूसरा सवाल करते हैं, शादी से पहले क्या कभी आप उनसे मिली हैं? कभी आपको अंश मल्होत्रा से मुलाकात करने का ऐसा कोई मौका मिला हो, या फिर आप उन्हें पसंद करती थी? ये सुनते ही समायरा जब अपनी नज़रों को उठाकर देखती है, एक बार विवेक मेहरा की तरफ और एक बार दामिनी की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे जिससे अंश उस पर नाराज़ ना हो, क्योंकि इस वक्त उसे अंश को ही तो खुश करने के लिए हर जवाब देना था। और वह गहरी सांस भरते हुए कहती है, मैं उनसे मिली थी। दामिनी जो इस बात पर थोड़ा हैरान थी, क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। वहीं विवेक मेहरा जो कि आगे सवाल करते हुए कहते हैं, तो क्या वह मुलाकात आपकी मर्जी से हुई थी? समायरा जो समझ नहीं पाती और फिर धीरे से बस अपने सर को हाँ में हिलाती थी। इसी तरह से विवेक और भी बहुत सारे सवाल करते जा रहे थे, और फिर अचानक ही वो काफ़ी फ्लो में पूछते हैं, तो आप अंश मल्होत्रा से डरती हैं? समायरा ने इस बात पर भी जैसे ही अपने सर को हाँ में हिलाया था, लेकिन तभी दामिनी जो ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दी थी, और फिर आगे रखे टेबल पर अपना हाथ बढ़ा करके ग्लास लेते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, वो मैं थोड़ा सा, हाँ, क्या आप जवाब दीजिए। समायरा जो कि एकदम से अपने होश में आते हुए कहती है, नहीं, मैं उनसे नहीं डरती, मैं उनसे क्यों डरूंगी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तभी दामिनी जो कहती है, अगर आपका क्रॉस क्वेश्चन हो गया हो मिस्टर विवेक मेहरा, तो मैं भी शुरू करूं? विवेक जो कि अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, पूछ लीजिए। दामिनी जो कहती है, ओके, सो मिसेस समायरा मल्होत्रा, क्या वो आपको कभी मारे हैं या पीटे हैं, कभी आप पर कोई ऐसा वॉयलेंस वाला हरकत? ये सुनते ही समायरा जो कहती है, नहीं, उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। सच बात तो यही थी कि कभी भी अंश ने अपना हाथ नहीं उठाया था समायरा के ऊपर, भले ही वो कितना भी ज़्यादा गुस्सा क्यों ना हो। सच बात तो यही थी, अंश मल्होत्रा ने कभी भी समायरा पर हाथ नहीं उठाया था, चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। दामिनी आगे कहती है, आपके तबीयत का ख्याल रखते हैं, अगर आपकी तबीयत कभी ख़राब हो जाए तो। समायरा जो धीरे से कहती है, ऐसा कभी मौका नहीं आया, मेरी तबीयत इतना कभी ख़राब ही नहीं हुई। दामिनी मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपके खान पीन पर ध्यान नहीं रखते तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती ना। समायरा इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, वो मेरा ध्यान बहुत रखते हैं, इसी वजह से शायद मेरी तबीयत कभी ख़राब ही नहीं हुई। दामिनी आगे पूछती है, और आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी, कैसे जैसे आपने किसी चीज़ की डिमांड की हो और उन्होंने पूरा ना किया हो? समायरा जो सोचते हुए कहती है,
मैंने कभी कोई ऐसी डिमांड की ही नहीं। और हाँ, मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी, पर मुझे कहने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो पहले ही आकर रख दिए मेरे लिए। और फिर मुझे इंग्लिश सीखना बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी उन्होंने खुद ही बुक ले आकर रख दी, और वो मुझे बहुत प्यार से पढ़ाया भी करते हैं। समारा खुद ही कंफ्यूज थी कि आखिर वो अंश के बारे में क्या बता रही है। हाँ, वो बोल तो सच रही थी, लेकिन इसमें कोई भी बात ऐसी थी ही नहीं जिसमें ये समझ में आ रहा हो कि अंश उस पर गुस्सा करते हैं, उससे नाराज़ होते हैं, या फिर उससे प्यार नहीं करते। और हर बात में सिर्फ और सिर्फ अंश की तारीफ ही नज़र आ रही थी। दामिनी जो कहती है, बस बस बस, मुझे लगता है कि हमारी एग्जामिनेशन सक्सेसफुल रही। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस समारा मल्होत्रा। हमें लगता है कि बस अब इस कॉल को यहीं पर एंड करना चाहिए। ये कैमरा हिडन था, समारा को नज़र नहीं आ रहा था कि फ़ोन कहाँ पर रखा हुआ है। वहीं टेबल के एक साइड से दामिनी अपना फ़ोन निकालते हुए कहती है, डन, तो अभी हम ख़त्म करते हैं। और फिर वो स्क्रीन पर जज को देखते हुए कहती है, माय लॉर्ड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नो फर्दर क्वेश्चन। और वहीं विवेक मेहरा भी अपने हाथ में अपने फाइल्स पकड़ते हुए कहते हैं, यस माय लॉर्ड, मेरी तरफ से भी अब कोई और क्वेश्चन नहीं है, वी आर डन। अब जज के फैसले पर डिपेंड करता था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, समायरा को अंश के साथ रहना होगा या फिर नहीं। जैसे विवेक मेहरा वहाँ से बाहर निकले थे, दामिनी जो धीरे से उसके कान के पास आते हुए कहती है, अब तुम्हें अंश से कोई दूर नहीं कर सकता, खुश हो जाओ। लेकिन समायरा के चेहरे पर अभी भी स्माइल नहीं आई थी। उससे ज़्यादा स्माइल तो दामिनी कर रही थी। जाते जाते दामिनी एक और बार पीछे मुड़ करके समायरा की हालत की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे हमारी मुलाकात इससे पहले भी हुई है, और तब तो तुम बहुत स्ट्रिक्ट थी, और अंश तुमसे बहुत डरता भी है ना, फिर आज इतनी डरी और सहमी क्यों नजर आ रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। समायरा धीरे से दामिनी की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखी थी, क्योंकि दामिनी की हाइट ज़्यादा थी और इस वक्त उसने खुद भी हील पहन रखा था, जिससे दामिनी हल्का सा झुकते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना? कहीं उस अकड़ू ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? देखो, वो बहुत बुरा है, लेकिन सिर्फ अपनी ज़ुबान से। कड़वी है थोड़ी ज़ुबान, स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, और शायद तुमसे ऑब्सेस्ड भी है। अगर उसने तुम्हें कुछ बोल दिया है ना, तो जाकर के उसको 2-3 झाड़ू मारो। लेकिन तुम्हें ना हारने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? समायरा जो धीरे से कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, थैंक यू। और दामिनी वहाँ से निकल गई थी। अब पुलिस वाले भी वहाँ से जा चुके थे और पूरी तरह से समायरा अकेले हो चुकी थी। तभी अनु जो कि फाइनली अब अपने रूम से भागते हुए नीचे की तरफ आते हुए कहती है, समायरा थैंक यू सो मच, मैं तो बहुत डर गई थी, पता नहीं तुम क्या जवाब दोगी, कहीं गुस्से में तुम अंश भाई को कुछ गलत सलत ना बोल दो। वहीं ईरा भी आ जाता है उसके पास, लेकिन समायरा इस वक्त किसी से भी कुछ भी बात नहीं करना चाह रही थी, और वो बस सीढ़ियों से चढ़ते हुए 3rd फ्लोर पर गई थी। उसे इस वक्त लिफ्ट में भी नहीं जाना था, जैसे उसे कितनी घुटन महसूस हो रही हो। अनुज जो ईरा की तरफ देखकर कहती है, इससे क्या हुआ है? ईरा जो उसके एक्सप्रेशन को तुरंत ही कैच कर लिया था और धीरे से कहता है, वो डरी हुई है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत सैड है, अंदर से बहुत परेशान है, थोड़ी कंफ्यूज भी है, उसे समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसे सही गलत का फैसला। कि तभी अनुज को रोकते हुए कहती है, बस बस बस, कितना बोलते हो, थकते नहीं हो क्या? ईरा एटीट्यूड में कहता है, थकते ह्यूमंस है। वो अपने कमरे के ठीक अभी बाहर पहुंची थी कि तभी झटके से दरवाज़ा खुल जाता है अपने आप ही, और उसको कोई खींच करके अंदर की तरफ ले लिया था और ज़ोर से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, थैंक यू मैडम जी, आपने बिल्कुल वैसा किया जैसा मैंने कहा था, और इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और फिर वो धीरे से उसके सर को अपने होठों के करीब लाते हुए उसके साइड के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, अब हमें एक दूसरे से कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। समायरा जो धीरे से अपनी नजरें उठाकर अंश से पूछती है, मेरा भाई तो ठीक रहेगा ना, आप उसे कुछ नहीं करेंगे ना? तब अंश थूक गटक करके समायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरी खुशी नजर नहीं आ रही, सिर्फ अपने भाई की फिक्र है तुम्हें अंदाजा भी अगर तुम मुझसे दूर हो जाती तो मेरा क्या होता? समायरा जो अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, नहीं पता मुझे, जो होता अच्छा ही होता। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल गई थी और आकर के बेड पर बस चुपचाप शांति से बैठ जाती है। अंश भी उसे और परेशान न करते हुए अपने
लैपटॉप को लिया करके अब काम करना शुरू कर चुके थे, लेकिन ध्यान तो उनका रह रह करके बार बार समारा की तरफ ही जा रहा था। और वहीं वो समारा से कहते हैं, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। समारा जन को रोकते हुए कहती है, मेरे लिए मत लाइएगा, मुझे भूख नहीं है। अंश गुस्से में कहते हैं, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ तुमसे। और ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल गए थे और काफ़ी गुस्से में उन्होंने झटके से दरवाज़ा बंद किया था, जिससे समारा एकदम से काम गई थी। समारा पूरी तरह से कमरे में अकेले हो चुकी थी और वो जल्दी से खड़े होकर के सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल करके बालकनी साइड एरिया में आती है। यहाँ पर तो वो 3rd फ्लोर पर थी, कभी 2nd फ्लोर से तो वो कूदी नहीं थी 3rd फ्लोर के। जैसे अभी बालकनी के साइड में जाकर के वो नीचे की तरफ देखती है, तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, हाथ पैर टूट जाएंगे, मरोगी भी नहीं, और भागने लायक तो बिल्कुल नहीं बचोगी, तो छोड़ दो अपना दिमाग चलाना, कल ऑडिशन है तुम्हारा। आवाज़ अच्छी है, रो रो कर के गला खराब मत करो, आ जाओ खाना खिलाता हूँ। समारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना, मुझे बस यहीं रहना थोड़ा देर। अंश उसके पास आते हुए कहते हैं, खाना रख दिया मैंने अंदर, अब खाना तो पड़ेगा, मैं खुद अपने हाथ से लेकर आया हूँ, और गुस्सा करना तो मुझ पर कर लो, मारना पीटना तो वो भी कर सकते हो, लेकिन खाने के साथ कोई नाटक नहीं, चलो। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त क्रिश, जो कि आज बहुत ही आज़ादी के साथ काम कर रहा था, उसे पता था आज अंश नहीं आने वाले हैं, और वहीं वो इस वक्त वो कैफेटेरिया में बैठ करके लगातार किसी के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा था। सामने बैठी लड़की जो बड़े प्यार से पूछती है, क्या देख रहे हैं? क्रिश अपने हाथों को अपने बाल पर लगाते हुए कहता है, देख रहा हूँ जन्नत कैसा दिखता है। ये सुनते ही वेदिका जो कहती है, जन्नत के लिए पहले मरना पड़ता है, उसके बाद जन्नत नसीब होता है। क्रिश अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, मर तो चुका हूँ तुम पर, और कितने बार मरूं? वेदिका जो स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, अगर इतना ही गट्स है तो मेरे भाई के सामने आकर मरिए, कम से कम इसी बहाने या तो फैसला हो जाएगा कि आपको जन्नत नसीब होगा या नहीं, या फैसला हो जाएगा कि आप कितना दिन और जिंदा रहने वाले हैं। भाई का नाम सुनते ही क्रिश जो कहता है, तुम जानती नहीं हो मैं किसका असिस्टेंट हूँ। अरे अंश मल्होत्रा है वो, एक बार बस उनको पटा लूंगा तो सबके साथ सेटलमेंट तो वो खुद ही करा देंगे, डोंट वरी। तभी ये सुन करके वेदिका जो हंसते हुए कहती है, आपको पता है आप किसकी बहन से बात कर रहे हैं? मेरे भाई अंश भाई के बहुत अच्छे, मेरा मतलब अंश सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अगर मेरे भाई ने मना कर दिया ना तो अंश सर कभी भी उनके खिलाफ जाकर के आपका रिश्ता फाइनल करने नहीं आएंगे, तो भूल जाइए, आपको खुद ही मनाना पड़ेगा मेरे भाई को। ये सुनते ही क्रिश कहता है, कोई इजी रास्ता नहीं है क्या? और ऐसा कौन सा तोप है यार तुम्हारा भाई, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे अंश मल्होत्रा की बहन है। ये सुनते ही वेदिका जो हल्का सा आगे की तरफ बेंड होते हुए कहती है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उनका नाम आपने भी कई बार सुना है, और मैंने तो खुद देखा है आपको उनसे बात करते हुए। ये सुनते ही क्रिश खड़े होते हुए कहता है, यार साफ साफ बता दो किसके बारे में बात कर रही हो, और मुझे पता है तुम किसी सिंपल परिवार की सिंपल सी लड़की। तभी वेदिका जो कहती है, ठीक है फिर आज तो नहीं, भाई बिजी हैं, कल आ जाएगा, कल संडे, कल वो फ्री रहेंगे, थोड़ी देर के लिए तो रहेंगे, क्योंकि भाभी को हमेशा थोड़ा वक्त चाहिए होता है भाई का, और कल दोपहर में शायद वो सबके साथ आकर के डिनर करेंगे। आप भी इनवाइटेड है, आ जाएगा और मिल लीजिएगा मेरे भाई से, और हाँ एड्रेस मैं आपको कल सेंड कर दूँगी, ओके। क्रिश एकदम से खुश हो गया था, उसे नहीं पता था कि वेदिका उसे कहाँ बुला रही है, और वो खुश होते हुए कहता है, तुम तो हेल में बुलाओ, वहाँ पर भी शौक से आ जाऊँगा मैं। वेदिका जो हंसते हुए वहाँ से खड़े होकर कहती है, हेल में आने के बाद हेल के देवता से भी मिलने के लिए रेडी रहिएगा मिस्टर क्रिश देशमुख। और ये बोल करके वो स्माइल करते हुए वहाँ से निकल गई थी। क्रिश जो अपने साथ ही अपनी आंखों को बंद करते हुए वो वेदिका के साथ अपने 2 बच्चों को भी इमेजिन करने लगता है, लेकिन फिर वो अपने ही सर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, होश में आ जा, होश में आ जा क्रिश, पहले इसके भाई को पटाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। एक तो समारा को अंश से इतनी चिढ़ हो रही थी, ऊपर से अंश उसके मुंह के सामने कॉल ले आकर के रखे हुए थे, और वो अपना हाथ इधर से उधर हिला तक नहीं रहे थे। जिस तरह से समारा जद्दी थी, बिल्कुल उसी तरह से अंश भी थे। समारा बार बार अपने चेहरे को ना हिला रहे थे, और वही अंश बिल्कुल उसी के टोन में अपने चेहरे को हाँ हिला रहे थे।
ऐसे ही इशारों इशारों में उन लोग की थोड़ी देर बातें चलती रहती हैं। समारा जो धीरे से पूछती है, तो आप नहीं मानेंगे? अंश प्यार से कहते हैं, तुम्हें लगता है अब तक देखकर मुझे कि मैं तुम्हारी बातें मानने वाला हूँ? चुपचाप से खा लो। समारा जब मुंह खोलती है और जानबूझ करके वो बाइट के साथ साथ अंश के हाथों को भी काफ़ी ज़ोर से काट ली थी, लेकिन अंश ने अपने मुंह से आह तक नहीं निकाली। हर बार समारा का ये दांतों का हमला तेज ही होता जा रहा था, लेकिन अंश ने उफ तक नहीं किया था। वो बार बार बस स्माइल कर रहे थे, लेकिन फिर समारा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसके जीभ में कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा हो। और फिर जैसे ही उसने अंश के हाथ को देखा था, वहाँ से अब धीरे धीरे ब्लड आना शुरू हो गया था, जिससे समारा तुरंत ही उनके हाथ पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहती, अरे आपका तो हाथ। तभी अंश अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, देख लो कितना तकलीफ दे रही हो तुम मुझे। समारा तुरंत ही अभी वहाँ से उठ पाती, तभी अंश कहते हैं, खाने के बीच में उठना नहीं होता। और वो उसी हाथ से दोबारा समारा को खाना खिलाना शुरू कर दिए थे। समारा अंश की तरफ देखकर धीरे से कहती है, क्या है आप? मुझे समझ क्यों नहीं आते? मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर हर बार आपका नया रूप क्यों सामने आ जाता है मेरे? जब आपको अच्छा समझना शुरू करती हूँ, मेरे सामने बुरे बनकर खड़े हो जाते हैं। जब बुरा समझती हूँ तो ऐसी हरकतें करते हैं कि। तभी अंश क्यूरियस होते हुए पूछते हैं कि। समारा इसका कोई जवाब नहीं देती और बिल्कुल से शांत रह जाती है। अंश उसको आखिरी कौर खिलाते हुए कहते हैं, झगड़ा करने के लिए ताकत ज़रूरी होती है और ताकत के लिए खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो फिनिश करो। समारा इस बार बहुत ही धीरे से उस कौर को अपने मुंह में ली थी और फिर अंश के हाथ की तरफ देखते हुए कहती है, मैं फर्स्ट एड लाती हूँ, अब लगा दूंगी कुछ क्रीम वगैरह तो ठीक हो जाएगा। तभी अंश प्यार से उसके रिस्ट को पकड़ते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मरहम का काम तो तुम्हारी ज़ुबान ही कर देती है, बस प्यार से बात कर लिया करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। मरहम लगाने के बाद जो कड़वी ज़ुबान यूज़ करोगी ना तुम, रहने दो। इससे बेहतर है कि मैं इस दर्द को झेल लूँ, कम से कम इसी बहाने तुमसे सिंपैथी तो मिलेगी। मैं प्लेट रख कर आता हूँ। जैसे अंश उठ करके अभी कमरे से बाहर निकलने वाले थे, समारा उनसे पूछती है, आपने कुछ खाया? जैसे अंश ने सुना था, वह स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या बात है, नाराज़ नहीं रह पाती मुझसे ज़्यादा देर? समारा मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं ऐसे ही पूछ ली। अंश हंसते हुए कहते हैं, तुम हो ना मेरी प्रोटीन शेक, अभी आकर तुम्हें खाता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल गए थे। समारा जो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? मुझे पता है कि इनके परिवार वालों ने मेरे मम्मा पापा को मारा है, और इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी मैं उनकी फिक्र कैसे कर सकती हूँ? नफरत करना चाहिए मुझे उनसे। हाँ, मैं नफरत ही करूँगी उनसे, कुछ भी हो जाए। प्लेट रखने के लिए अंश नीचे की तरफ आ गए थे। किचन इस वक्त पूरी तरह से खाली था। सब के सब अपने अपने काम में बिजी थे, जिस वजह से अंश पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अंश सिंक में बहुत ही बेरुखी से प्लेट को डालते हैं और वहीं अपने हाथ को काफ़ी ज़ोर से एक ग्लास पर रख करके उसे दबाना शुरू कर दिए थे, और वो तब तक दबाते रहते हैं जब तक उनका हाथ पूरी तरह से उस ग्लास के टूटने की वजह से ज़ख्मी नहीं हो गया था। उनकी आंखें जो कि बिल्कुल लाल हो चुकी थी, और साथ ही वो उसी हाथ में कांच को लिए हुए ही अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाए हुए स्लैब पर अपने हाथ को टिका दिए थे, जैसे कि उनके शरीर में जितनी भी हिम्मत थी वो धीरे धीरे उनके शरीर से ख़त्म होती जा रही थी। उनकी इस हालत को देख करके कोई उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था, और अंश उस फुट स्टेप्स को सुन करके तुरंत ही ठीक तरीके से खड़े होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। उनके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ करके भी किचन से बाहर जाने वाले होते हैं, तभी वहीं अर्जुन जो आकर के वॉल के पास टिकते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है? अंश बिल्कुल उनको इग्नोर करते हुए वहाँ से चले गए थे बिना कोई जवाब दिए, लेकिन अर्जुन जो भाग कर उनके सामने आते हुए कहते हैं, अंश कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा था यहाँ पर? अंश अपना कंधा उचकाते हुए कहते हैं, कुछ भी तो नहीं। उनके हाथ में अभी भी थोड़ा बहुत कांच चुभा हुआ था, और उसके बावजूद भी सिर्फ वो हाथ छुपाने के लिए उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाल दिया था। और अर्जुन से बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं, हटो यहाँ से, मुझे रूम में जाना है। अर्जुन जो उनके दिल पर अपना हाथ रख करके जोर से उनको धक्का मारते हुए कहते हैं, क्या समझता है खुद को? दिल लोहे का है तेरा, कभी पिघलता नहीं है, कभी इमोशनल नहीं हो सकता? तो इमोशनल होना सिन है
या एक्सप्रेस करना सिन है? और तुझे कब से इतना फर्क पड़ने लगा? अगर सिन है भी तो वैसे भी बहुत पाप करता है, तो एक पाप ये भी कर कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीख ले अंश मल्होत्रा। अंश घूरते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अर्जुन हद में रह। और ये क्या बार बार धक्का क्यों दे रहा है? हटना रास्ते से, मुझे रूम में जाना है। अर्जुन जो अंश के बाजू को पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, कब सुधरेगा तू अंश? बचपन से जानता हूं तुझे। क्या हुआ एक बार बता तो सही। और तुझे क्या लगता है दुनिया की हर प्रॉब्लम को तो अकेले सॉल्व कर सकता है? तुझे कभी क्यों नहीं लगता कि तुझे किसी और की भी जरूरत है? ये सुनते ही अंश अर्जुन से कहते हैं, हाँ है मुझे जरूरत, और जिसकी जरूरत है मैं उसे अपने पास रखा हुआ हूँ और उसी के पास जा रहा हूँ। अर्जुन जबरदस्ती अब अंश के सामने आकर के अंश के साथ गले लगते हुए कहते हैं, शांत हो जा, और अगर कोई बात है तो मुझे बता। अंश जैसे ही अर्जुन के साथ गले लगे थे, वो भी जोर से अपने हाथ को निकाल करके अर्जुन के पीठ पर जैसे ही रखे थे, अर्जुन को कुछ चुभना शुरू हो गया था। और जैसे ही अंश के हाथों में उन्होंने कांच का टुकड़ा देखा था जो कि पूरी तरह से गड़ा हुआ उनके शरीर के खून को बाहर की तरफ निकाल रहा था, अर्जुन परेशान होते हुए कहते हैं, अंश ये सब क्या है? अंश अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद को संभाल सकता हूँ। और तू इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गया? तुझे तो बहुत काम था ना? सारी बातों को इग्नोर करते हुए अर्जुन जो दोबारा से अंश से सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, क्या चल रहा है तेरे और समारा के बीच में? कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मुझे बता ना। अंश मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अंश अर्जुन से कहते हैं, क्या बताऊँ? ये कि वो मुझसे दूर जाना चाहती है, उसे लगता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ या फिर उससे रिवेंज लेने के लिए शादी किया हूँ। ये बताऊँ मैं तुझे? क्या करेगा तू? उसको जाकर समझा देगा? हाँ, कुछ नहीं कर सकता ना अर्जुन? तो मैं कह रहा हूँ, अगर उसे ज़बरदस्ती भी अपने साथ रखना पड़े तो मैं रखूँगा। उसका मेरे अलावा कोई अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता है। उसका करियर, उसकी लाइफ, उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। वो मुझे विलन समझती है, समझती रहे। आई डोंट गिव अ फकिंग केयर। अर्जुन जो धीरे से अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जाकर उसे बता तो सही, एक बार समझा तो सही कि तू उससे प्यार करता है। और ये रिवेंज और ये मारने वाली बात कहाँ से आ गई? अंश अर्जुन को अब सारी बातें बताना शुरू कर दिए थे, किस तरह से जयचंद्र मल्होत्रा, ध्यानेश ओबेरॉय और श्रद्धा ओबेरॉय की मौत का कारण बन चुके हैं। और वीरांशु को इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका है और पूरी तरह से अब अंश मल्होत्रा पर सारे लोगों का गुस्सा निकल रहा है, जो कि उनकी कोई गलती भी नहीं है। अंश काफ़ी गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो मेरे बहुत सारे दुश्मन बैठे हुए हैं मेरे पीठ पीछे, जो बस एक बार मौका ढूंढ रहे हैं कि समारा मुझसे अलग हो और वो उसको हर्ट कर दें। समारा जब तक मेरे साथ है वो सेफ है, पर मैं उसकी नफरत झेल नहीं पा रहा हूँ अर्जुन। मुझे बुरा लग रहा है वो जिस तरह से मुझसे बात कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। कैसे दिखाऊं अपनी फीलिंग्स उसको? कैसे जाकर बताऊं उसे कि वो मेरे लिए कितनी मैटर करती है? अंश जितना टूटे हुए थे, समारा के सामने वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। कुछ देर इसी तरह अर्जुन से बातें करने के बाद वो दोबारा से अब कमरे में आ चुके थे, जहाँ समारा एक पल के लिए भी उनकी तरफ देखना भी सही नहीं समझ रही थी। वो बार बार अपनी करवट को बदल लेती तो या उनको इग्नोर करने के लिए वो बालकनी साइड एरिया में चली जाती। और आज का पूरा दिन इसी तरह से बीता था। लगभग रात के अब 9:30 बज चुके थे। ईरा के साथ वो पढ़ाई करके अब वापस रूम में आ रही थी। आज उसका पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगा था। कमरे में आने के बाद वो जैसे अंश की तरफ देखती है, अंश इस वक्त कमरे में ही बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे, जैसे शायद उनको समारा से कुछ बातें करनी हो। वो जैसे भी समारा को बुलाते हैं, बीवी जी, लेकिन तभी समारा जो काफ़ी जल्दी में बुक्स वगैरह रख करके ईरा के साथ दोबारा कमरे से बाहर जा चुकी थी। और आज इसी तरह वो पूरा दिन सिर्फ अंश को इग्नोर करती रह जाती है। वहीं अब रात के 1 बज चुके थे। अंश परेशान थे कि आखिर समारा गई कहाँ। उसको इतना देर तक न आते हुए देख करके अंश को खुद ही उसे ढूंढने जाना पड़ता है। इस वक्त वो 2nd फ्लोर पर अनु के रूम में थी और अर्जुन और बाकी के लोग जो कि नीचे बैठ कर के बातें कर रहे थे, शायद अंश के ही बारे में। जैसे ही अंश नीचे की तरफ आए थे और वो पूछते हैं, समारा को देखा किसी ने? कहाँ है वो?
सबने बता दिया था कि वो अनु के रूम में उनके साथ ही सो रही है। अर्जुन जो धीरे से दरवाज़ा खोल करके अनु के रूम के अंदर आए थे, जहाँ इस वक्त अनु जग ही रही थी, और वहीं समारा जो कि लेट चुकी थी, वो अपने फ़ोन को साइड में रख करके खड़े होते हुए कहती है, सो गई है ये तो। अंशु उसको धीरे से शांत रहने का इशारा कर दिए थे और धीरे धीरे समारा को वो अपनी गोद में उठा करके फाइनली लिफ्ट के अंदर ले आते हैं। समारा जो इस वक्त पूरी तरह से नींद की आगोश में थी और वहीं वो ले आकर के फाइनली अब उसे अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा चुके थे और धीरे से उसके बगल में लेटते हुए उसके हाथों को अपने गालों पर रख लिए थे और फिर अपने होठों को ले जा करके उसके फोरहेड पर रखते हुए कहते हैं, गुड नाइट बीबी जी। समारा ने अपने हाथों को अंश के गालों से हटा करके दूसरी तरफ कर लिया था और साथ ही अपनी करवट को भी उसने बदल दिया था। सुबह का वक्त। समारा के बाल जो कि इस वक्त अंश के चेहरे पर आ रहे थे, जिसे अंश की धीरे से अपनी निगाहें खोल करके उसके बालों को अपने चेहरे से हटाते हैं, लेकिन उसमें शायद थोड़ी बहुत नींद समारा की खुलने लगी थी। वो अपने हाथ को ले जा करके फाइनली बिल्कुल उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में रात में अंश ने उसके हाथों को अपने गाल पर रखा था, उसी तरह से रख देती है और फिर अपनी आंखों को जैसे ही वो धीरे धीरे खोली थी, उसे खुद ही बहुत आश्चर्यचकित महसूस हुआ था कि आखिर वो किस तरह से अंश के ऊपर अपने हाथ को रखी हुई है और वो तुरंत ही अपने हाथों को हटा लेती है और साथ ही काफ़ी ज़ोर से वो अंश को धक्का भी देती है। लेकिन अब उसके धक्के से अंश तो ऑब्वियसली इधर से उधर तक नहीं होने वाले थे। वो उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? समारा जो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, आप मेरे साथ कैसे सो सकते हैं? अब अनु के रूम में क्या कर रहे हैं? तभी अंश उसे बताते हैं, ये मेरा कमरा है। समारा अपना हाथ उसी तरह से अंश के हाथों में पकड़ा हुआ देख करके उठकर बैठते हुए अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन अंश उससे कहते हैं, नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। और वो भी उठकर बैठते हुए उसके फोर पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। समारा जो टाइम देखते हुए कहती है, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, हाथ छोड़िए मेरा। समारा को बस बहाना चाहिए था कि किसी भी तरीके से अंश उससे दूर हो जाए, लेकिन अंश कहते हैं, कोई बात नहीं, ऑडिशन किसी और दिन दे देना, अभी तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम इस हालत में गाना नहीं गा पाओगी। समारा जो अंश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी इतनी फिक्र करने का नाटक तो आप मत ही करिए।